नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास नंबर 12, जिसके अंतर्गत जानेंगे हम लोग इस खिलजी वंश के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है लेक्चर नंबर 11 के अंतर्गत, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था इस जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के खासकर जो भी इसकी राजत्व सिद्धांत था, उसके साथ साथ उसका आर्थिक सुधार के अंतर्गत बाजार नीति व्यवस्था को, भू राजस्व नीति को लेके, सैनिक गतिविधियों को लेके, वास्तुकला को लेके सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया हुआ था। लेकिन अभी भी अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार अभी बचा हुआ है कि उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक किस प्रकार से अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और दूसरी कड़ी में आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से मंगोलों से भारत की रक्षा भी करेगा। देखेंगे कंटिन्यू रूप से 6 मंगोल आक्रमण होगा और अंततः इसके बाद से इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसके मृत्यु के पश्चात जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बचा हुआ जो यहाँ पे 3 शासक हैं, इन तीनों शासकों को भी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, पूरा आज खिलजी वंश कंप्लीट होने वाला है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें एंड PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग खिलजी वंश कंप्लीट कर रहे हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी का ही एक छोटा सा पुत्र है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शहाबुद्दीन उमर खिलजी। और एक और पुत्र है अलाउद्दीन खिलजी का ही मुबारक शाह खिलजी। और एक खुसरो शाह कन्वर्टेड मुस्लिम है, चूँकि हिंदू था लेकिन एक युद्ध अभियान में इसको, ठीक है, जीता गया था तो गुलामी को स्वीकार लिया था, इसको ले जाकर धर्मांतरण के माध्यम से इसको हिंदू बना लिया गया। आगे चल के यही खुसरो शाह, ध्यान रखिएगा, इस मुबारक शाह खिलजी को हटा के ये आएगा और उसके बाद से इस खुसरो शाह के बाद से फिर तुगलक वंश यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो कंटिन्यू रूप से हम लोग बारी बारी से चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देख पा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, किस किस चीज़ को मैंने कंप्लीट किया हुआ था एक बार इसे आप ज़रूर देख लीजिए। इतिहास पूरा देखा हुआ था हम लोगों ने पृष्ठभूमि के रूप में, समस्याएँ, राजत्व सिद्धांत, आर्थिक सुधार के रूप में भू राजस्व हो गया, बाजार नियंत्रण हो गया, सेना, प्रशासन, वास्तुकला, इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ था। अब अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित आज का जो टॉपिक है हमारा, साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, और दूसरा जो सेगमेंट है मंगोल आक्रमण। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हमको चलना है। और क्योंकि उत्तर भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक और बड़ा जो चैलेंज होता है कि इधर से उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से, क्योंकि बिल्कुल मंगोल सब ब्यास नदी के किनारे तक यहाँ पे आ चुका था, तो धीरे धीरे उस सबको खदेड़ना शुरू करेगा। और उन 6 मैंने बताया था अभी कि 6 मंगोल आक्रमण में जनरली देखेंगे तो मंगोलों की पराजय ही हुई उसमें। तो ये भी आपको समझने चलना है कि वो एक तरफ उत्तर भारत दक्षिण भारत का, ठीक है, अभियान करने में लगा रहेगा, खासकर उत्तर भारत का अभियान करने में लगेगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे मंगोलों का जब इन्वेजन होगा, इधर आक्रमण होगा यहाँ पे, ठीक है, तो पूरी तरीके से उसको रोकने का भी प्रयास करेगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कैसे किया, और सेपरेट फिर हम लोग इस मंगोल आक्रमण को देख लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे साम्राज्य विस्तार, यही है पूरा देख पा रहे जो यहाँ पे मैप है, बिल्कुल उसका जो साम्राज्य जो विस्तार था, देखिए राजत्व सिद्धांत पर आधारित था। राजत्व सिद्धांत पर आधारित का मतलब क्या है यहाँ पे कि मैंने 3 चीज़ों को इसमें आपको बताया हुआ था। एक, निरंकुशता पे बल दिया हुआ था, दूसरा पूरी तरीके से मतलब राजनीतिक चीज़ों को, राज्य को धर्म से पृथक रखने का प्रयास किया था, और तीसरे नंबर पे जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति को बढ़ावा दिया था। और इसी के माध्यम से आज साम्राज्य विस्तार देखिए उसका बिल्कुल राजत्व सिद्धांत पे ही आधारित है। संसाधनों की प्राप्ति पे बहुत अधिक बल देता था, और इन संसाधनों की प्राप्ति के लिए अब युद्ध करना अवश्यंभावी था। जब तक युद्ध नहीं होगा, संसाधन नहीं मिलेंगे, और संसाधन नहीं मिलेगा तो बिल्कुल राज्य यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। और ये बोल भी रहा है, देखिए, विजेता को तब तक विजय करते रहना चाहिए जब तक कि जीतने योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो, तब तक। देखिए बिल्कुल ही, ठीक है, अर्थात सिकंदर की भांति आपको दिखाई देगा, और इसी से प्रेरित होकर, सिकंदर से ही प्रेरित होकर इसके अपने दरबारी कवि आप कह लीजिए, ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा इसको द्वितीय सिकंदर की भी उपाधि दी गई थी। तो इसको समझना है कि जब इस तरह की बातें ये कर रहा है तो कहीं न कहीं एक विश्व विजेता का ख्वाब ही देख रहा है कि जितना जीतने योग्य क्षेत्र हो, ठीक है, उसको जीतते चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी क्रम में उत्तर भारत और दक्षिण भारत का पूरी तरीके से वो अभियान करता हुआ नजर आएगा।
उत्तर भारत में ये सारा इलाका यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उत्तर भारत में मोस्टली जो गुजरात का अभियान है, मालवा का अभियान है, राजस्थान, इन 3 अभियानों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो इधर दौलताबाद हो जाएगा, दौलताबाद के बाद से इधर ठीक है वारंगल हो जाएगा, द्वार समुद्र हो जाएगा, और इधर फिर से पांड्या या फिर मदुरा का जो क्षेत्र है यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको समझना है कि उत्तर भारत में कोई अब तो वैसा कोई हिंदू शासक, एक मजबूत शासक के रूप में उपलब्ध नहीं है। और दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो वही हाल है। दक्षिण भारत में एक जमाना था जहाँ पे चोल शासक हुआ करता था, सब चालुक्य शासक हुआ करता था। मजाक मतलब मजाल नहीं था कि कोई आके विदेशी आक्रमण या फिर कोई विदेशी बाहरी शक्ति सबको हरा के इनके क्षेत्रों पे कंट्रोल कर ले। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं था। जो भी यहाँ पे देख रहा है, मतलब देख पा रहे हैं यहाँ पे दौलताबाद, वारंगल, द्वार समुद्र, होयसल के तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है मदुरा के क्षेत्रों की तरफ, ये चारों आपस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी सीमा भी विवाद को लेकर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा अलाउद्दीन खिलजी उठाते हुए आपको दिखाई देगा। चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक अभियान को उसका देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे देखिए उत्तर भारत का अभियान। अब उत्तर भारत के अभियान में यहाँ पे ठीक है सबसे पहले वो करेगा गुजरात पे अटैक करेगा। अब गुजरात को लेकर थोड़ा आपको समझना है। देखिए गुजरात जो अभियान है बिल्कुल यही जो इलाका है, देखिए गुजरात का यहाँ पे भौगोलिक दृष्टिकोण से गुजरात काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था। और यहाँ पे दिल्ली अगर है, ध्यान से देखते चलिए तो दिल्ली और गुजरात के बीच का जो क्षेत्र है यही था राजस्थान का बहुत बड़ा जो एरिया था, बीच में यही सब था। रणथंभौर का किला हो गया, चित्तौड़ का एरिया हो गया, और इधर जैसलमेर का एरिया हो जाएगा। तो देखेंगे कि गुजरात अभियान जब ये करेगा तो जब गुजरात अभियान करके वापस लौटेगा तो उसके कुछ घोड़ों वगैरह को ठीक है आपस में कुछ विद्रोही मंगोल जो लोग थे, जो ऑलरेडी दिल्ली के आसपास आपको पता होगा ठीक है कि मुगलपुरी जैसे क्षेत्रों में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा उन मंगोल लोगों को बसाया गया था। बाद में उनको धीरे धीरे सैनिक के रूप में ठीक है बना लिया गया था। तो जब भी सैनिक अभियान होता था उस सब साथ में भी जाता था। तो इस गुजरात से इतना अधिक संसाधनों की धन की प्राप्ति हुई जिसकी वजह से लूट मार खसोट के चक्कर में आपस में ठीक है सब लड़ भड़ा। दिल्ली सल्तनत का जो ठीक है सेना सब था जिसमें मंगोल सेना ठीक है विद्रोही के रूप में यहाँ पे घोषित हो गया। उसी में यहाँ पे जैसलमेर का जो शासक होगा ये भी ठीक है इस बहती गंगा में हाथ धोएगा और इनके कुछ घोड़ों को यहाँ पे ले लेगा, क्योंकि घोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट उस समय ठीक है वस्तु के रूप में आप समझ सकते हैं। फिर लड़ाई अभियान में घोड़ों का रोल काफ़ी उस समय इंपॉर्टेंट होता था। यहाँ पे देख पा रहे गुजरात अभियान 1299 में कर रहा है कई कारणों से। एक तो गुजरात देखिए बिल्कुल उपजाऊ और आबाद वाला प्रदेश था। यहाँ पे उपजाऊ इन द सेंस के देखिए वहाँ पे आज भी गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, मानसून जब इधर एंट्री करेगी यहाँ पे खंबात की खाड़ी में तो यहाँ पे बहुत अधिक भारी वर्षा कराती है। कपड़ा के लिए, कपास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि आबाद प्रदेश, मैंने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, मंगोल आक्रमण नहीं था, क्योंकि जो भी मंगोल आक्रमण हो रहा था लगभग उत्तर पश्चिम पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हो रहा था। ये एरिया बिल्कुल ही यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से किसी का कंट्रोल नहीं था। हस्तशिल्प और कपड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी कपास की बात किया तो ठीक है कपड़ा भी आएगा। वर्तमान में देखिए गुजरात में सबसे अधिक जो कपास का जो प्रोडक्शन होता है गुजरात में ही होता है। तो आप समझ सकते हैं उसकी भौगोलिक लोकेशन के रूप में उसको समझ सकते हैं। कैम्बे बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हड़प्पा काल से आप देखेंगे लोथल वगैरह जो बंदरगाह है गुजरात के क्षेत्रों में यहाँ पे हुआ है। तो वैसे ही कैम्बे बंदरगाह उन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पे मौजूद है। और जब बिल्कुल अगर बंदरगाह यहाँ पे मौजूद है देख पा रहे हैं तो इसका व्यापारिक गतिविधियाँ चाहे हम लोग ठीक है बाहर कहीं से भी कर सकते हैं। और बाहर से व्यापार करने का मतलब है कि उस समय सोना चांदी का बड़ी भारी मात्रा में आना। देख पा रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन से व्यापार करना यहाँ पे आसान था। और उसके साथ साथ अरबी एवं इराकी घोड़ा, ऐसा माना जाता है कि घोड़ों का भी लालसा एक बहुत बड़ा कारण था अलाउद्दीन खिलजी का, कि अगर इस कैम्बे बंदरगाह पे हमारा कंट्रोल हो जाता है तो इस कैम्बे बंदरगाह से देखिए इधर अरब हो गया, इराक से यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में घोड़ों लाया जाता था। पहले लाया जाता था स्थल मार्गों से इधर ऊपर से, लेकिन चूंकि ऊपर मंगोलों का उत्तर पश्चिम के एरिया पे इधर कंट्रोल था तो घोड़ों का बहुत अधिक वहाँ से ठीक है आयात नहीं हो पाता था, इसीलिए गुजरात से काफ़ी मात्रा में होता था। तो गुजरात देखिए बिल्कुल ही उसी समय से आप देखेंगे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारतीय इतिहास में। यहाँ का शासक ध्यान रखिएगा कौन था, राय कर्ण बघेल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राय कर्ण बघेल। अब यहाँ पे
अपने 2 खासदार व्यक्तियों को भेजा अलाउद्दीन खिलजी, स्वयं नहीं आया, ध्यान रखिएगा। नुसरत खां और उलूग खां को यहाँ पे भेजा कि जाओ गुजरात अभियान करके आओ। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है। रायकण बघेल यहाँ से भाग गया। अब रायकण बघेल को लेकर ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि इसकी सेना कमजोर होगी। और जैसे दाहिर था, याद होगा आपको, सिंध का शासक दाहिर था, कि उसकी अपनी प्रजा का बहुत अधिक सहयोग नहीं था। कुछ इसी टाइप का यहाँ पे रायकण बघेल को लेकर इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि अपनी प्रजा में इतनी इसकी लोकप्रियता नहीं थी, इसीलिए जब इसको ठीक है लूटा गया, मारा गया, तो कोई इसको बचाने के लिए नहीं आया। और बेचारा भाग के देवगिरी के शासक अर्थात महाराष्ट्र में, क्योंकि गुजरात से महाराष्ट्र की दूरी बहुत अधिक नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, नीचे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ऐसी नदियों को पार करते हुए यहाँ पे गुजरात में महाराष्ट्र में एंट्री किया जा सकता है। तो देवगिरी का शासक यहाँ पे ध्यान रखिएगा रामचंद्र देव के यहाँ पे शरण ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है युद्ध में, ठीक है, विजय का पश्चात सैनिकों ने वहीं ये देखिए सोमनाथ मंदिर ऑलरेडी 12वीं सदी में किस प्रकार से इसको दोबारा ठीक है बनाया गया था, फिर से यहाँ पे लूट लिया गया। सूरत के क्षेत्रों को लूटा गया और कैम्बे बंदरगाह पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। अब यहाँ पे धनी मुस्लिम सौदागर भी यहाँ पे लूटे गए, क्योंकि धनी मुस्लिम सौदागर भी लूटे गए। और इस संदर्भ में आपको समझने की ज़रूरत है कि धनी मुस्लिम जब सौदागर यहाँ पे लूटे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक मुस्लिम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ धन के आकांक्षी है और इसी संदर्भ में यहाँ पे लूटपाट करने का प्रयास कर रहे हैं। नुसरत खां यहीं से देखिए मलिक कफूर को खरीदा, चूँकि व्यापारिक एरिया था गुजरात वाला एरिया, तो वहाँ पे दासों की खरीद बिक्री बहुत भारी मात्रा में किया जाता था, तो ये भी किया उसने। सेना देखिए यहाँ पे मंगोल जो सैनिक थे, मैंने अभी बताया हुआ था कि यहाँ पे सेना में देखिए इस दिल्ली सल्तनत के सेना में, खिलजी के सेना में, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही मंगोलों को यहाँ पे अपने क्षेत्रों में यहाँ पे बसाया गया था, तो बहुत सारे जो लड़ाकू जाति के यहाँ पे लोग होते हैं मंगोल लोग, ये लोग भी इस दिल्ली सल्तनत के सेना में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब यहाँ से इतनी बड़ी भारी मात्रा में सोचिए लूट, जो कसोट का जो माल है, अब इन मंगोलों को लेकर ठीक है ना एक लालच छा गया, समझिए कि भाई इतना ही शासक को मिलना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। और ऐसे ही में यहाँ पे विद्रोह हो गया। माना जाता है कि ये जो देखिए गुजरात जो अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत अधिक फायदे साबित नहीं हुआ, घाटा मंद साबित हुआ, क्योंकि बहुत सारे सैनिक उसके मारे गए आपस में लड़ कट के, क्योंकि सैनिक 2 भागों में बट गए, एक तो विद्रोही मंगोल सेना और दूसरा यहाँ पे ठीक है जो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के मतलब स्वामी भक्त टाइप के हैं, दोनों में यहाँ पे ठीक है युद्ध हुआ और बहुत सारे इसमें सैनिक अपने अपने में सब कट मर गया। यहाँ पे इतना अधिक देखिए यहाँ पे होता है ना, अति मतलब होता है, अति किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे हमेशा खतरनाक ही होता है। इतना अधिक यहाँ पे लूट मार यहाँ पे मचा हुआ था और रास्ते में इसी का फायदा मिला। जैसलमेर के शासकों ने अच्छा जो घोड़ा था, क्योंकि घोड़ा उस समय बहुत अधिक महंगा मिलता था, तो इन जैसलमेर के शासकों ने भी यहाँ पे घोड़ों को छीन लिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो रामचंद्र देव शरण लेकर भागा हुआ है, ठीक है, देवगिरी के शासक के पास, समझिए, तो कहीं से भी अलाउद्दीन खिलजी का तो भाई दोस्त नहीं होगा, दुश्मन ही होगा। और दूसरा यहाँ पे जो मंगोल जो सैनिक यहाँ पे जो विद्रोही सैनिक है, ये सब भी आगे चल के देखेंगे भाग जाएगा अभी, ठीक है, रणथंभौर के आसपास वहाँ के जो शासक होगा उस किला में जाके सब छुप जाएगा। तो दोनों ही अभियान अभी यहाँ पे कंटिन्यू रूप से जारी रहेगा। और तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसलमेर के शासकों ने घोड़ा छीना, तो तीसरा अभियान यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए 3 अभियान का कारण तो यहीं पे आपको दिख गया। आगे चल के ठीक है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रटते रहे, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जैसलमेर विजय, ठीक है, सिंपल है, सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण ये हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी कैसे सह पाता सोचिए, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि घोड़ा लाने का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था उस गुजरात के क्षेत्रों से। और वहाँ का शासक था दूधा एवं सहयोगी यहाँ पे तिलक सिंह था, ध्यान रखिएगा। और 1299 में इन लोगों को पराजित करके जैसलमेर का इलाका यहाँ पे देख पा रहे, कोई संसाधन संपन्न तो नहीं है एरिया, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा एक भौगोलिक दृष्टिकोण से ठीक है ही इम्पोर्टेंट है कि चलिए एक सीमा लाइन में है यहाँ पे, तो इस क्षेत्र पे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन कंट्रोल करने के बाद अब यही अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि कोई वहाँ पे इक़्तिदार टाइप का किसी शासक को कोई सूबेदार टाइप का रख देगा, वही उसकी ठीक है नीतियों को लागू करेगा या फिर उसको कर वगैरह भेजते रहेगा।
नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं रणथंभौर अभियान 1301 में। देखिए कंटिन्यू रूप से हो रहा है, 1299 फिर यहाँ पे 1301 में हो रहा है। गुजरात विजय को अस्थायी करने के लिए मैंने बताया। अब ये जो गुजरात है, इस गुजरात विजय को अस्थायी करने के लिए इस दिल्ली आगरा के क्षेत्रों से ये बीच में जो बहुत बड़ा इलाका है, मैंने शुरू में बताया था, ये राजस्थान के इलाका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी था कि यहाँ पे भी कंट्रोल हो, तभी जाके इस गुजरात पे जो सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तभी जाके लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सकता है। राजस्थान और मालवा बहुत ही ज़रूरी था। राजस्थान ये वाला हो जाएगा और मालवा वाला इलाका ये हो जाएगा, ठीक है। वही वर्तमान में आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, कुछ भाग राजस्थान का आ जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान और मालवा पे यहाँ पे नियंत्रण करना बहुत अधिक यहाँ पे ज़रूरी था। यहाँ का शासक था, ध्यान रखिएगा, राणा हमीरदेव था। राणा हमीरदेव माने चौहान वंश का यहाँ पे शासक था, बहुत ही योग्य था, ठीक है। अपनी साहस के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध था और यही कारण है, देखिए, जब विद्रोही जो मंगल नेता, दो नाम है याद रखिएगा आप लोग, मोहम्मद शाह एवं केहब, दोनों ने जब इसके पास शरण लिया, इतना भव्य उस रणथंभौर का किला, अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। इसको मैंने पूरा समझ रहे हैं ना, मैंने एक तो चौहान है, एक तो भाई एक राजपूत क्षत्रिय शासक होने का इससे ही एक गर्व कह सकते हैं। लेकिन वो गर्व कभी कभी घमंड में भी बदल जाता है, क्योंकि जब ये दोनों को शरण दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके पास मैसेज भेजवाया कि ये हमारे दुश्मन है भाई, इसको शरण नहीं दो, लेकिन फिर भी इसने शरण दिया। इसीलिए अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का इसको सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे, नुसरत खां और उलू खां दोनों ने इसका अभियान किया और इसमें उलू खां एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एक सैनिक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का ये बेचारा मारा गया। जैसे मारा गया, खिलजी स्वयं आ गया, उससे रहा नहीं गया कि अब जाएंगे हम, अब इसको निपटाएंगे। आ गया देखिए दौड़ के, और इसी क्रम में, ठीक है, घमासान युद्ध वगैरह होगा जो भी। अब वही है क्षत्रिय जो भाव है, आप समझ ही रहे हैं, मर जाएंगे लेकिन झुकने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं होंगे। और इसी क्रम में, ठीक है, पहली बार ऐसा माना गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर प्रथा को देखा, अर्थात उसकी जो, ठीक है, रानी थी जो जिसका नाम है रंगदे, और अपने सहयोगियों के साथ पूरी तरीके से मैंने मुस्लिमों के अंडर कंट्रोल में ना जाए, मुस्लिमों को हाथों में ना आ जाए, एक बहुत बड़ा, ठीक है, आग का कुंड जला के अपने आप को लोग जौहर कर लेते थे, ठीक है। अब समझिए, आग में कूद जाना माना गया। यहाँ पे लगभग इस किले को 3 महीने तक तो घेर के रखा था, कोई विकल्प नहीं था, ठीक है। चूँकि किला है तो बाहर से ही राशन आपूर्ति, सब चीज़ बाहर से ही हो पाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें रसद आपूर्ति खत्म हो जाएगी तो फिर अंदर के लोग यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। फाइनली उनके पास कोई विकल्प नहीं था, ठीक है, लड़ने मरने कटने के बजाय। तो यहाँ पे रानी रंगदे ने जौहर कर लिया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे, राजकुमारी देवल दे, इसने क्या किया तो जल जौहर ले लिया, मैंने तालाब में कूद के इसने अपनी जान दे दिया। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यही है वर्तमान में रणथंभौर का किला, जो बहुत अधिक की जो किला है अज्ञेय माना जाता है, लेकिन फिर भी देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्तौड़ आक्रमण एवं मेवाड़ विजय। अब इसी क्रम में आप देखेंगे तो यहीं से लिंक निकलता है, आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि जैसे ही इस रणथंभौर के किला को जीतता है तो अपने सैनिकों को मूव कराने के लिए जो चित्तौड़ का यहाँ पे शासक है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेवाड़ है, ठीक है, चूँकि उसकी राजधानी थी यहाँ पे, वहाँ का शासक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे राणा रतन सिंह, जिसकी राजधानी थी यहाँ पे चित्तौड़। सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ये भी, और बहुत सुरक्षित स्थान भी था। मेवाड़ के इलाके से इसको लगा कि भाई हम आ गए हैं, रणथंभौर तक आ गए हैं, तो इसी के इलाके से अपने सेना गुजार लेंगे। ऐसा माना गया कि राणा रतन सिंह ने उसको परमिशन नहीं दिया। और इसका दूसरा पहलू ये भी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं पद्मावत की कथा, क्योंकि अभी तो मूवी भी बन चुकी है, और जो मूवी जो बना हुआ है, देखिए शुरू से ही उस मूवी में कंट्रोवर्सी रही ही रही है, क्योंकि पद्मावती, ठीक है, जो राणा रतन सिंह की जो पत्नी है और अलाउद्दीन खिलजी के बीच के जो प्रेम संबंधों को जो दिखाया गया है, मैंने प्रेम संबंधों इन द सेंस कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दिखाया गया, उसके प्रति आकर्षण को जो दिखाया गया है, उसको इतिहासकारों के लेके यहाँ पे, ठीक है, बहुत अधिक उसको लेके, मतलब एक मतता नहीं है। इतिहासकार उसको सीधे डिनाई कर देते हैं कि बिल्कुल वो, ठीक है, कल्पना मूलक ही कहानी है। मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह ने आगे आप लोग देखेंगे कि अपने, ठीक है, रचना में उस चीज़ को इंडिकेट किया है, उसी को लेके यहाँ पे मूवी बना दिया गया। क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि देखो, राणा रतन सिंह ने अपनी बीवी को, आपको ध्यान होगा अगर आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखा होगा, तो राणा रतन सिंह ने अपनी बीवी को
अलाउद्दीन खिलजी को भले ही, ठीक है, आईने के माध्यम से ही दिखाया, जल में होता है ना, मतलब प्रतिबिंब दिखा के ही दिखाया यहाँ पे, उस समय राजपूत शासक किसी भी कीमत पे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता, झुक जाता, गर्दन कटा लेता, मर जाता, लेकिन ऐसा करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं होता। तो इसीलिए राजस्थान के खासकर जो इतिहासकार इस चीज़ को मानते नहीं है। पदावत की कथा खैर अलग ही, यहाँ पे एग्जाम से इसका बहुत अधिक कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी के कारण बनता है, क्योंकि मूवी बन गई है तो इसीलिए। अब यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, लंबे समय तक उस किले को घेर के रखा गया, जैसा कि उस मूवी में दिखाया गया है। लंबे समय तक किले को घेर के रखा गया, वहाँ पे रसद आपूर्ति खत्म होने लगी। कोई आसपास के जो शासक हैं, चूँकि रणथंभौर का किला जीत लिया था, तो कोई सहयोग करने भी नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। राजपूत, ठीक है, एकता में आपकी अभाव की कमी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। फाइनली चित्तौड़ का किला भी जीत लिया, और यहाँ पे भी जौहर, अलाउद्दीन एकदम खिलजी देख के पगला गया कि भाई महिलाएं कर क्या रही है, जौहर ले रही है, ठीक है। तो चित्तौड़ यहाँ पे खिज्र खां के नाम पे, उसका पुत्र का नाम है खिज्र खां, चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया और अपने पुत्र को यहाँ पे दे दिया कि रहो, ठीक है, और इसका नया नाम रखा यहाँ पे खिजराबाद, ठीक है। अब इसी को सौंप के, खिजरा खां को सौंप कर, अब दिल्ली यहाँ पे ध्यान रखिएगा वापस आ गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मथुरा अभियान कर रहा है 1304 ईस्वी में। अनंगपाल के वंशज कंटिन्यू देखिए लगा हुआ है। कौनते जाटों का एक गढ़ था यहाँ पे, और अभियान करने का कारण नहीं आता, चूंकि ब्रज के मंदिरों को नष्ट किया गया। बहुत अधिक जो वहाँ पे मंदिरों में धन का संकेंद्रण होता था, इकट्ठा होता था, वैसे मंदिरों को यहाँ पे लूटा गया। उसके बाद से मालवा विजय करेगा। मालवा विजय को लेके देखिए यहाँ पे, मालवा विजय को लेके अमीर खुसरो खुद कहते हुए नजर आ रहा है, कितना एक कॉम्प्लेक्स जगह था, एक बिल्कुल भूल भुलैया थी। चूँकि ये मालवा का इलाका है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऊपर विंध्यन रेंज मिल जाएगा, नीचे सतपुड़ा रेंज मिल जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स इलाका है, ध्यान रखिएगा। तो 1305 में लेकिन इसका भी अभियान किया गया। यहाँ का शासक का नाम था, ठीक है, महल का देव। माना गया कि इस अभियान के दौरान वो भाग गया, और इसका जो नेतृत्व किया था, ये नेतृत्व आप लोग ध्यान रखिएगा कि किधर किधर किसने नेतृत्व किया है। आयनुल मुल्क मुल्तानी ने इसका नेतृत्व किया हुआ था, क्योंकि खिलजी खुद नहीं जा रहा था, ठीक है, अपने सिपह सलाहदारों के यहाँ पे भेज रहा था, अपने सेना को भेज रहा था। और इस समय देखिए उज्जैन, धारानगरी और चंदेरी पा, ठीक है, चंदेरी समझ रहे हैं ना, मतलब वहीं जो कभी इन चालुक्यों का यहाँ पे गढ़ हुआ करता था। तो इन सारे ही क्षेत्रों को यहाँ पे अंडर कंट्रोल में यहाँ पे ला लिया गया। अब नेक्स्ट अभियान है यहाँ पे देखिए सिवान, मतलब सिवाना बोला जाता है, राजस्थान की ये भी एक दुर्ग है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। 1308 में इसका अभियान किया गया। शासक है यहाँ पे परमार वंश का शीतल देव है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी जो अभियान किया कमालुद्दीन गुर्ग किया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। कुल मिला के देख पा रहे हैं ना, राजस्थान के लगभग पूरे एरिया को ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जालौर दुर्ग की कहानी या फिर जालौर अभियान। यहाँ का जो शासक है कान्हड़ देव है। 1304 ईस्वी में क्या हुआ था, किसने अधीनता को स्वीकार किया हुआ था, क्योंकि उस समय जब अभियान चल रहा था, ध्यान रखिएगा, रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, तो उसी समय ये भी उसकी अधीनता को, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया था। लेकिन समस्या क्या आया कि इसने अपने आप को पुनः स्वतंत्र कर लिया। मैंने बताया था अभी शुरू में कि अलाउद्दीन खिलजी इन राजस्थान के क्षेत्रों पे ऐसा नहीं कि कंट्रोल करके अपने अधीन करके यहाँ पे अपना सारा का सारा प्रशासनिक नीतियों को लागू कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि शासक जो भी यहाँ के होते थे वो कर वगैरह भेजना यहाँ पे बंद कर देते थे। अब 1311 में इसी कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में, ठीक है, उसकी हत्या कर दी गई। और देखिए उत्तर भारत की विजय के बाद अब दक्षिण भारत की ओर यहाँ पर अपना रुख किया गया। कुल मिलाकर राजस्थान मालवा का क्षेत्र एक बहुत बड़ा भाग अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ गया। अब लगभग उत्तर भारत का एरिया लगभग अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में था। अब बचा है यहाँ पे दक्षिण का अभियान, ठीक है, दक्षिण भारत का अभियान। तो मैंने बताया था शुरू में, यहीं दौलताबाद से यहाँ पे शुरू करेगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, उसके बाद थोड़ा सा, ठीक है, इस इमेज में आपको समझने का कोशिश कीजिए। ये हो जाएगा दौलताबाद का एरिया, उसके बाद से ये हो जाएगा वारंगल वाला एरिया, फिर नीचे आ जाएगा इधर होयसल वाला एरिया, इसी द्वार समुद्र था उसकी राजधानी। और लास्ट अभियान जो करेगा इधर हो जाएगा मदुरा, आप कह सकते हैं मदुरा अभियान, या फिर पांड्य, पुराने ज़माने में इसको, ठीक है, पांड्य शासकों के द्वारा पांड्य का क्षेत्र यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो ये भी अभियान करेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 अभियान होगा और इन चारों अभियानों के माध्यम से दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। लेकिन यहाँ है, अब दिल्ली यहाँ है, और दिल्ली से यहाँ साम्राज्य प्रशासन को चलाना, प्रशासनिक नीतियों को लगाना आसान नहीं था। इसीलिए इन चारों ही राज्यों के प्रति अलाउद्दीन ने
बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि अपने अंडर कंट्रोल में रखते हुए सिर्फ उनसे कर लेके यहाँ पे वसूल के छोड़ दिया। जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का विजय अभियान आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि इस ठीक है गुप्त काल में इन सारे क्षेत्रों में रहते हुए उसने दक्षिण का विजय किया, लेकिन उन दक्षिण के क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल में ठीक है लाया भले, लेकिन अधीनता को स्वीकार करके छोड़ दिया कि कर वगैरह भेजते रहो, तुम स्वतंत्र यहाँ पे शासन कर सकते हो। ठीक वही चीज़ अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पे लागू करते हुए यहाँ पे नजर आएगा। अब कैसे नजर आएगा देख पा रहे हैं यहाँ पे विंध्य पर्वत को देखिए पार करके, ये जो इलाका है विंध्य पर्वत का, माना जाता है कभी अगस्त ऋषि ने ठीक है, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी ठीक है, अगस्त ऋषि ने ही इसकी ऊंचाई को यहाँ पे कम किया, मैंने ठीक है ना, मतलब जो भी है मंत्र से, और बोला कि जब तक हम नहीं आएंगे वापस तब तक ठीक है तुमको यहाँ पे ऊंचा नहीं होना है। अगस्त ऋषि वापस गए भी नहीं दक्षिण भारत से, और इस पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक हुई भी नहीं ठीक है। तो फिर विंध्य पर्वत को पार करके ठीक है भौगोलिक देखिए दूरी यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज तक जाइए आप ट्रेन से सफ़र कीजिए हालत ख़राब हो जाएगा ठीक है, लगभग 2 दिन की यात्रा होती है, तो आसान नहीं होता है। व्यवहारिक कठिनाई अलग से काफ़ी, शासन प्रशासन को कंट्रोल करना, इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से इन क्षेत्रों को मिलाया नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य था यहाँ पे कि राजस्व की वसूली करे। नजराना यहाँ ये लोग पेश पे मैंने बार बार ये लोग ठीक है नजराना वगैरह भी पेश करते रहे। इस्लाम का प्रचार प्रसार थोड़ा बहुत हो जाए, हालांकि इसको लेके बहुत अधिक इतिहासकारों में एक मत नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद ही धर्म को लेके बहुत अधिक सेंसिटिव आपको दिखाई नहीं देगा, तो कैसे मान सकते हैं कि वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करेगा। संपर्क हो जाएगा नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये सारा उद्देश्य था। और अब यहाँ पे जो नेतृत्व करेगा, जो भी ये चार जो अभियान करेगा, वो एक व्यक्ति करेगा, उसका हेड करेगा, ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर। अब इस मलिक काफूर को याद रखिए ठीक है, उसे गुजरात अभियान के द्वारा नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया था। जल्दी ही जब उसको ले जाया गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा ही ये मलिक काफूर विश्वास पात्र आदमी बन गया, और आगे चल के देखेंगे ठीक है शासन प्रशासन में भी ये काफ़ी उसका हस्तक्षेप करते हुए नजर आएगा ठीक है, खासकर उसके जब पुत्र बनेगा। तो इस मलिक काफूर को याद रखिएगा, दक्षिण का अभियान पूरा मलिक काफूर ही करेगा, अलाउद्दीन नहीं करेगा। देख पा रहे हैं अब कहा जा रहा है कि चोल और चालुक्यों के बाद से ठीक है कोई बड़ी शक्ति यहाँ पे मौजूद भी नहीं थी, इसीलिए इसको और मौका मिल गया। सोचिए अगर वो सब होता तो इतना आसान नहीं होता, बहुत बड़ा चैलेंज मिलता था, क्योंकि दक्षिण का ये जो इतिहास है ना काफ़ी समृद्ध रिच इतिहास रहा है। कभी सोचिए समुद्रगुप्त ने तो निपटा दिया था, काफ़ी हरा दिया था, लेकिन हर्षवर्धन ने भी प्रयास किया था। सोचिए हर्षवर्धन ने भी दक्षिण भारत का अभियान किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे चालुक्य जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उसको माना गया कि पराजित कर दिया गया था। तो आसान नहीं था दक्षिण भारत का अभियान करना, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे कोई विदेशी नहीं होगा ठीक है, मैंने बाहरी इन द सेंस कि कोई यहाँ का क्षेत्रीय शक्ति एक बड़ी ठीक है शक्ति के रूप में यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे ठीक है कहीं ना कहीं यहाँ पे ठीक है उसको बल मिल रहा है कि चलो भाई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए देवगिरी विजय कर रहा है दौलताबाद, इसको ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है कि 1294 या 96 ठीक है। अब दो डेट आता है कि 1296 के आसपास या फिर 1294 के आसपास, 1296 से कर लीजिएगा। शासक बनने से पहले ही जब वो जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में था, तो देखिए कड़ा और ठीक है मनिकपुरी का जब उसको सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो यहाँ का अभियान किया था। यहाँ का जो शासक जो था, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र देव ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया था, लेकिन कर भेजना बंद कर दिया था। उसको लगा कि चलो भाई भुला गया वो इतना दूर है नहीं आएगा, कर भेजना बंद कर दिया था। इसी दौरान गुजरात के जो शासक था ठीक है, एक और कारण है, वहीं जो गुजरात का शासक देखिए जो रायकण बघेल था, याद होगा, जो भाग गया था, इसी के पास शरण लिया था। देखिए ध्यान रखिएगा, रायकण बघेल और उसकी पुत्री ठीक है देवल देवी ने शरण लिया था। अब दो कारण हो गया अलाउद्दीन खिलजी के पास भाई इसको निपटाने का, एक तो कर भेजना बंद कर दिया, और एक तो भाई इसके दुश्मनों को यहाँ पे ठीक है शरण दिया हुआ था। इसीलिए 1307-8 में देखिए मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ पे अभियान करने के लिए भेजा, लेकिन इसको पराजित किया। पराजित क्या किया, युद्ध लड़ा ही नहीं ठीक है, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, उदारतापूर्वक व्यवहार किया गया और इसको राय रायन की उपाधि दिया गया। और बाकायदा देखिए दिल्ली ला के इसको राय रायन की उपाधि दिया गया। सब छत्र होता है ना कि तुम भी हमारे अधीन हो। उसकी पुत्री से अपने आप का, मैंने अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी पुत्री से विवाह भी कर लिया, और गुजरात में नवसारी का जागीर दे दिया। नवसारी वर्तमान में गुजरात में ठीक है बहुत फेमस इंडस्ट्रियल जगह के रूप में मौजूद है ठीक है, लोहा वगैरह काफ़ी बड़ी मात्रा में आजकल ठीक है अब बनाया जाता है वहाँ पे जो भी ठीक है मशीनरी चीज़ है। नवसारी
की जागीर दिया वहाँ पे, और इसके साथ साथ अपना सहयोगी भी बनाया। अब सहयोगी बनाया ताकि देखिए, ये है दौलताबाद का क्षेत्र महाराष्ट्र का, इस सबको दक्षिण में कुछ आता पता है नहीं, तो अगर इसको हम सहयोगी बना लेते हैं तो इसको तो पता होगा दक्षिण का कि कैसे कैसे रास्ता है, किधर किधर मूव करना है हमको, कौन कौन शासक हैं वहाँ पे। तो इसके लिए बाकायदा देखिए एक मित्र की भांति इससे प्रस्तुत मैंने अपने आप को ठीक है इंडिकेट करेगा। दक्षिण विजय में काफ़ी सहयोग करते हुए आपको नजर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट आ ही गया यहाँ पे, नेक्स्ट वारंगल अर्थात तेलंगाना अभियान 1309 में करेगा। वहाँ का शासक होगा काकतीय वंश का, काफ़ी इसका भी शानदार इतिहास रहा है, लेकिन यहाँ का जो शासक है प्रताप रुद्रदेव है। रामचंद्र देव यही है देखिए, ठीक है, देवगिरी का शासक। ये मलिक काफूर की सहायता किया, वादे के अनुरूप कर रहा है। और इसने क्या किया, काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव ने, क्योंकि आपस में सब लड़ झगड़ रहा है तो कोई सपोर्ट तो करने नहीं जाएगा, अपने सोने की ठीक है मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण कर दिया कि दो भाई हम युद्ध करने के मूड में नहीं है, पहले ही हम हार मान ले रहे हैं। आसान हो गया अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है। और यहीं पे कोहिनूर जो हीरा है, ध्यान रखिएगा, कोहिनूर जो हीरा है, जो कि ये जो इलाका है ना, यहाँ पे देखेंगे जो आंध्र और कर्नाटक के इलाका है, क्योंकि बहुत इसकी ज्योग्राफिकल संरचना पुरानी है यहाँ पे कह सकते हैं कि गोलकुंडा की हीरे की खदान है, भारत में एकमात्र जो खदान है, इन्हीं खदानों से निकला हुआ था कोहिनूर हीरा। इस कोहिनूर हीरा को ध्यान रखिएगा रुद्र प्रताप, ठीक है, रुद्रदेव ने, यहाँ पे रुद्र प्रताप जो भी प्रताप रुद्रदेव ने उस मलिक काफूर को यहाँ पे दिया। मलिक काफूर ले गया और अपने यहाँ का अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को दिया। तो यहीं से कोहिनूर हीरा के भी आपको ठीक है शुरुआत होते हुए नजर आएगी। अब नेक्स्ट देखिए होयसल डायनेस्टी, ठीक है। अब होयसल में देखिए यहाँ पे भी ठीक वही चीज़ हो रहा है। 1311 में द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कर्नाटक का क्षेत्र है, यही इलाका है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ का शासक था वीर बल्लाल तृतीय था, ठीक है, राजधानी थी इसकी द्वार समुद्र थी, और इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया, अधीनता ठीक है ग्रहण कर लिया कि चलो भाई हम तुम्हारे ही अंडर कंट्रोल में हैं, बस हमें कुछ नहीं करना है। और इसकी अधीनता को लेकर देखिए जब अगला चल के माबर का जब अभियान होगा, माबर माने वही मदुरा, ठीक है, मदुरा का अभियान हो जाएगा, पांड्य शासकों का अभियान हो जाएगा, अलग अलग इसके नाम से जाना जाता है। तो ये काफूर की सहायता करेगा, चूँकि यहाँ से ये जो इलाका है पांड्य राज्यों का बहुत ही नज़दीक था, तो ये सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। अब यही चीज़ है ना, यही भारतीय शासकों में एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देगा आपको कि ये लोग अपने मूल जो दुश्मन है उसको पहचान नहीं पाते हैं, और आपस में अपने स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में एक दूसरे को ठीक है ख़त्म करने में लगे रहते हैं, और नहीं तो लोग सहयोग भी कर रहे हैं। देखिए कैसे ऊपर देवगिरी का शासक ने सपोर्ट किया तो ये सब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वारंगल वाले क्षेत्रों को जीत लिया गया मलिक काफूर के द्वारा। अब सॉरी, वारंगल वाला सपोर्ट करेगा यहाँ पे तो इस होयसल वाले को यहाँ पे जीत लिया जाएगा, होयसल वाला सपोर्ट करेगा तो इस पांड्य वाले क्षेत्रों को यहाँ पे जीत लिया जाएगा। देखिए किस प्रकार की नीति है यहाँ पे। तो माबर के अभियान काफूर की सहायता से इसको दिल्ली लाया गया, किसको, ठीक है, होयसल का जो शासक था वीर बल्लाल तृतीय को, कि भाई तुमने बहुत कुछ किया, ध्यान रखिएगा। सुल्तान अलाउद्दीन ने उसको ठीक है खिलात एक मुकुट, छत्र एवं 10 लाख टके की यहाँ पे थैली भी भेंट किया कि भाई बहुत अच्छा काम किए हो इसको हराने में। और यहाँ से माना गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में माबर के क्षेत्रों से, ठीक है, माबर के क्षेत्रों से, इस पांड्य के क्षेत्रों से यहाँ पे बहुत अधिक सोने वगैरह, समझ रहे हैं ना, सोने वगैरह के जो भी मूर्ति वगैरह यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लूटा गया। अभी आप लोग देख ही पा रहे हैं, यही है मदुरा माबर तमिलनाडु अर्थात पांड्य राज्य का अभियान। ये जो इलाका है, ठीक है, इसको मलाबार अभियान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे ध्यान रखिएगा फैला हुआ था पांड्य राज्य का अभियान। तो यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ रहा था, गृह युद्ध चल रहा था सिंहासन को लेकर, राजगद्दी को लेकर। पांड्य शासक के 2 पुत्र थे, सुंदर पांडे और ध्यान रखिएगा वीर पांडे, 2 आपस में ठीक है भाई थे, ठीक है, एक सौतेला भाई था, ठीक है, आपस में सब लड़ रहा था। अब यहाँ पे इसको फ़ायदा मिला, सपोर्ट किया, ठीक है, होयसल वाला शासक आ गया, सपोर्ट किया। और यहाँ पे देखिए उस मलिक काफूर को चिदम्बरम की सोने के मंदिर को लूटा, लिंगम महादेव के मंदिर को लूटा, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से भी ठीक है सोने को यहाँ पे ले जाया गया। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे देखिए देवगिरी 1313 का। अब 1313 में क्या हो रहा है, देखिए जो शासक था ना रामचंद्र देव, इसका जो पुत्र वो बन जाएगा जब इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो पूरा का पूरा देखिए बहुत बड़ा भक्त निकल के अलाउद्दीन खिलजी का, अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया। लेकिन इसका जो पुत्र आएगा शंकर देव सिंघर 3rd होगा,
ये बिल्कुल ही यहाँ पे ठीक है एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, और जब स्वतंत्र कर लेगा तो ये सब छोड़ने के मूड में नहीं है। ध्यान रखिएगा, दौलताबाद का ये जो एरिया है छोड़ने के मूड में नहीं है सब, ठीक है। तुरंत इस फिर से अभियान भेजा जाएगा मलिक कफूर के नेतृत्व में, इसको मार दिया जाएगा और देवगिरी को अब दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। अब यही इलाका है, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा अब दिल्ली सल्तनत का देखिए देवगिरी यहाँ पे पार्ट बन गया। अब इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले आपको समय में दिखाई देगा कि यहीं पे दक्कन का सुल्तान, धीरे धीरे मुस्लिम एम्पायर यहाँ पे भी पनपते जाएगा, ढेर सारे मुस्लिम लोग यहाँ पे बसना शुरू हो जाएंगे, और यहीं पे दक्कन के सुल्तान आगे चल के ठीक है जो आप लोग कई नामों से जानते हैं, उस दक्कन सुल्तान का जब डिवीज़न होगा, बरार, ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ठीक है, ऐसे इन्हीं सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो ये उन लोगों का यहाँ पे जन्म होगा। तो बिल्कुल लिंक है, बस आपको एक एक क्लास देखते चलना है। उसके बाद से अलाउद्दीन के काल में देखिए मंगोल आक्रमण भी हुआ। अब मंगोल आक्रमण देखिए सर्वाधिक आक्रमण माना गया है कि इस अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ है, 6 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कारण यही था कि भाई इसने जलालुद्दीन की हत्या कर दिया। अब जलालुद्दीन की हत्या से मंगोल एकदम परेशान हो गए कि भाई ये कैसा शासक है जिसको हम लोगों को, ठीक है, मैंने जिसने हम लोगों को बसाया भाई उसी की हत्या कर दिया। चूँकि क्या किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने मैंने बताया था कि मंगोलों को दिल्ली में बसाया हुआ था, ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ी समस्या थी मंगोलों को। लेकिन कारण तो कुछ और भी हो सकता है, एक इतना बड़ा समस्या को लेकर तो मंगोल इतना एक्टिव नहीं हो जाएगा। मंगोल सब की, ठीक है, साम्राज्यवादी विस्तार की अवधारणा से परिचालित हो रहा था। लेकिन मंगोलों की शक्ति भी को भी देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय उस सबकी शक्ति काफ़ी कम हो जाएगी। जो भी योग्य जो शासक था जैसे चंगेज खान वगैरह उस समय तक, ठीक है, नहीं रहेगा, सब वो सबको मर जाएगा। तो उतनी बड़ी, ठीक है, मतलब जैसे पहले था उतनी बड़ी शक्ति के रूप में नहीं रह जाएगा। जैसे इल्तुतमिश वगैरह के समय मंगोल सब बहुत पीक में होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाग लिया, ठीक है, उल्लू खां और जफर खां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस मंगोल अभियान के दौरान यही लोग बार बार पार्टिसिपेट करेगा, उल्लू खां और जफर खां। जफर खां को तो बहुत ही मंगोलों में फेमस था कि मंगोल लोग इससे इतना डरता था, दौड़ा दौड़ा के मारता था, ठीक है। लेकिन इस मंगोल आक्रमण में ये भी मारा जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से, पहले एक बार आप लोग देख लीजिए। उपाय किया मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए, तो जो भी सीमावर्ती जो इलाका था या फिर जहाँ अपने रह रहा था दिल्ली में, या फिर नए किलों का निर्माण करवाना, हर चीज़ को यहाँ पे देखिए घेरने का प्रयास कर रहा है। सुरक्षात्मक नीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। सीरी दुर्ग का निर्माण भी करेगा। लेकिन अब यही अलाउद्दीन खिलजी के पास दो चैलेंज, एक तो मंगोल आक्रमण को रोकना और दूसरी तरफ यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करना। एक साथ डबल काम करना किसी भी शासक के लिए यहाँ पे आसान नहीं होगा। लेकिन यही है, योग्य और कुशल अधिकारियों के अंतर्गत इन सारे क्षेत्रों को रखता था कि देखो मंगोल सब आए, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, एकदम जम के यहाँ पे उस सबसे युद्ध करना है। रक्त और तलवार की नीति भी कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि अपनाया। रक्त और तलवार की नीति को अपनाते हुए मंगोलों से इसने सुरक्षात्मक नीति के साथ साथ उससे लोहा भी लिया और अपना अभियान जारी रखा, खासकर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। अब देखिए 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है और मेंस में भी नहीं पूछा जाता है। बस आपको ध्यान रखना 1297-98 में ट्रांसओक्सनिया, ठीक है, ट्रांसओक्सनिया के जो शासक था दावा खां, ये हो जाएगा लगभग मध्य एशिया का जो एरिया है, ठीक है, वो उसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं इसको। दावा खां का जो सेनापति कादिर खां ने किया हुआ था, बेचारा 6 का 6 आक्रमण होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका कंक्लूजन एक ही होगा कि मंगोल हर वर्ष पराजित होगा। 1299 में सल्दी का आक्रमण होगा। उसके बाद तीसरा आक्रमण 1299 में होगा, कुतलुग ख्वाजा खां का आक्रमण होगा। और चौथे नंबर में 1303 में तारगी का आक्रमण होगा। और 5वें नंबर पे देखिए अली बेग व ततार का आक्रमण होगा। और 6ठे नंबर में 1306 में कुबाकू ताइबू और इकबाल मंदा का आक्रमण होगा। इन 6 आक्रमणों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि 6 बार हुआ है और 6 का 6 बार माना गया है कि इन मंगोलों को मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से भारत की रक्षा की थी। इसमें कहना कोई दो राय नहीं है। अगर उसमें मजबूत शक्ति नहीं होती तो शायद, ठीक है, भारत भी मंगोलों के अधीन होता। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अब समय आ गया, ठीक है, माना गया इतिहासकारों के द्वारा इसकी मृत्यु को लेकर अलग अलग राय है। बर्नी बोलता है कि ये जलोदर रोग से ग्रसित हो गया। अमीर खुसरो भी ये बोलता है कि इसको एक त्वचा रोग यहाँ पे कोढ़ हो गया था। कोढ़ी समझते हैं ना, बहुत शरीर अजीब सा दिखने लगता है, स्किन पूरी तरीके से खराब हो जाता है उसमें।
और बोला गया कि मलिक काफूर ने उसको मुक्ति प्रदान किया। जब उसको देखा नहीं गया, अलाउद्दीन खिलजी खुद बोला कि भाई हमको ख़त्म करो, तो कर दिया। कितने इतिहासकार लोग बोलते हैं कि मलिक काफूर ने शासन सत्ता को चलाने के लिए अपने आप मैंने ठीक है वहाँ का शासक बनने के लिए दिल्ली सल्तनत का खुद ही ठीक है विष दे के इसको जहर दे के मारा डाला। खैर मामला वहाँ नहीं है हमारा, ठीक है, बस आपको यह समझना है कि उसको कुल मिला के ठीक है मुक्ति प्रदान कर दिया, मैंने अलाउद्दीन खिलजी मारा गया। अभी वर्तमान में ठीक है इसका जो मकबरा है कुतुब मीनार के परिसर में ही है, ध्यान रखिए कुतुब मीनार देख रहे हैं, कुतुब मीनार में देखिए, कुतुब मीनार के आसपास वहाँ पे इल्तुतमिश का भी मकबरा है, बलबन का भी है, और यहाँ पे एक और मकबरा आ गया अलाउद्दीन खिलजी का भी मकबरा उस कुतुब मीनार के परिसर में ही है, देख पा रहे यही है। जाइएगा तब लोग जरूर घूम के आइएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे शासक आएगा, ध्यान रखिएगा, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, चलिए देखते हैं कौन है ये। 1316 में, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसकी भी हत्या कर दी जाएगी। देख पा रहे एक छोटा सा बच्चा है, एक नन्हा छोटा सा 4-5 सालों का बच्चा है शिहाबुद्दीन उमर, इसका संरक्षक मलिक काफूर बनता है। ऐसा माना गया कि अलाउद्दीन खिलजी के लास्ट समय ठीक है उसके जो पारिवारिक जो मोह माया था ठीक है वो सब छूटने लग गया था। मैंने माना गया कि मलिक काफूर ने उसको पूरी तरीके से मतलब चढ़ा के रखा हुआ था कि देखो तुम्हारे परिवार वाले तुमको सपोर्ट नहीं करते हैं। कई सारी ठीक है उसमें बीबियाँ भी होती थी, एक बीबी का जो पुत्र था यही था ठीक है जिसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर, बोला कि इसको शासक बना दो, हम संरक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। तो अपने अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बात को माना, क्योंकि दासों में बहुत अधिक विश्वास होता था, ध्यान रखिएगा। अब इसी को यहाँ पे शिहाबुद्दीन ठीक है उमर को संरक्षक बना दिया। अब मलिक काफूर यहाँ पे ठीक है ध्यान रखिएगा उसका संरक्षक के रूप में बन गया। तब तक उधर अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई। अब यहाँ पे क्या करेगा मलिक काफूर, तो जितना भी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होगा उस सबको मारने का प्रयास करेगा, कई को अंधा भी करवाएगा। इसमें एक पुत्र कुतुबुद्दीन खां को इसको भी मारने के लिए भेजेगा, लेकिन बाजी उल्टी पड़ जाएगी ठीक है। कुतुबुद्दीन खां इसका एक और नाम है मुबारक शाह खिलजी, या पूरा नाम बोलते हैं कुतुबुद्दीन खां मुबारक शाह खिलजी। अब इसको मारने के लिए भेजेगा, दांव उल्टा पड़ जाएगा ठीक है। और इसी समय शाही अंगरक्षकों के द्वारा मलिक काफूर की यहाँ पे हत्या कर दी जाएगी। अब यहाँ से मलिक काफूर की कहानी खत्म हो जाएगा। ये आएगा ठीक है केवल 35 दिनों तक ही मलिक काफूर सत्ता का सुख भोग पाया, निकल गया, मार दिया गया। अब शिहाबुद्दीन का इसका छोटा भाई है, देखिए संरक्षक बनेगा, लो चिंता मत करो हम आ गए हैं, कुतुबुद्दीन खां तुम्हारा भाई है, अब संरक्षक के रूप में हम रहेंगे। लेकिन अब यही है कई सारी समझ रहे हैं ना, कई सारी माताओं के अलग अलग जो सौतेला भाई के रूप में सब मौजूद है, कहाँ सब बर्दाश्त करने वाला है सब। देखिए तुरंत ये भी हत्या कर गया अपने भाई का ही, एक छोटे से बच्चे के यहाँ पे ठीक है हत्या करके खुद ये कुतुबुद्दीन खां अर्थात मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा। अब यही है मुबारक शाह खिलजी, मैं चैन बनाने के लिए इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको साथ क्रिस्टल क्लियर रहे, रटना नहीं पड़े। अब देखिए मुबारक शाह खिलजी आ जाएगा ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक लगभग 4 सालों का शासन सत्ता है। देखिए क्या हो रहा है इसके समय, योग्य पिता का अयोग्य पुत्र है, इतना अयोग्य है कि देखिए क्या है, प्रथम शासक स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। सोचिए प्रॉफिट ठीक है मोहम्मद के बाद से जो उनका पद जो ऑर्गेनाइज हुआ कि ये खलीफा होगा, मुस्लिम धर्म ग्रुप के रूप में रहेगा, ये अपने आप को घोषित कर दिया। देखिए भारत में बैठा हुआ और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अब इससे ज़्यादा अयोग्य और क्या हो सकता है कि ये धर्म को नहीं समझ रहा, बड़ी समस्या थी। और खुद अपने आप इसने उपाधि धारण किया, देखिए अल इमाम उल इमाम उपाधि धारण किया, खिलाफत उल अल्लाह, इसके अलावा अल वासिक बिल्लाह, 3 उपाधियां धारण करेगा। और यहाँ पे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से देश होगा, चूँकि उसी समय देखेंगे पैरेलल जो हम लोग अभी कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत, इसके पैरेलल ध्यान रखिएगा भक्ति मूवमेंट भी चल रहा है, सूफी आंदोलन भी चल रहा है। तो सूफी आंदोलन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेहरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है, चिश्ती सिलसिला का चेहरा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बहुत उस समय के कह सकते हैं खतरनाक पीर हुआ करते थे मुस्लिम, समझ रहे हैं ना। तो इनसे काफ़ी द्वेष हो गया, बड़ी समस्या थी, क्योंकि धर्म को मानता ही नहीं था। देख रहे हैं ना स्वयं को खलीफा घोषित कर रहा था, दूसरे को भाव देगा, दूसरे को भाव क्यों देगा। निजामुद्दीन औलिया से द्वेष हो गया, बोला कि निजामुद्दीन औलिया को जो गर्दन काट के आएगा उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। खैर वैसा हो तो नहीं पाया, लेकिन असमय इसकी भी देखिए यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। वजीर और मलिक जो पद होता था, वजीर और मलिक नायब का जो पद होता था, इसमें नियुक्त किया। एक ही व्यक्ति को वो दोनों पद दे दिया,
जो मैंने बताया था आपको, सबसे बड़ा पद सुल्तान, उसके बाद नायब का और उसके बाद वजीर का। अब देखिए सुल्तान तो खुद है, नायब और वजीर का पद देखिए एक ही व्यक्ति को दे दिया। आप समझ रहे हैं किसको दे रहा है? नसरुद्दीन खुसरो शाह को दे रहा है। इसके बारे में जानेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये भी धर्म परिवर्तित मुसलमान है, अर्थात हिंदू था, इसको कन्वर्जन करके मुसलमान बना लिया गया और इसको खुसरो खां की उपाधि दिया। क्यों दे रहा है समझ रहे हैं? उसका पर्सनल मामला है, यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप जिसको बोला जाता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1305 में देखिए हुआ क्या था, ये कहाँ से आ रहा है खुसरो खां, इसको समझने की ज़रूरत है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही जब अभियान किया जा रहा था मालवा के क्षेत्रों में, जो आइनल मुल्क मुल्तानी ने मालवा पे अभियान किया था, ठीक है, तो वहीं पे एक बरादू जाति, जो हिंदू जाति के यहाँ पे लोग थे, सॉरी, ठीक है, हिंदुओं की एक लड़ाकू जाति के रूप में लोग रहते थे। दो भाई था सब, ठीक है, पकड़ के लाया गया, मुबारक हसन और हुसामुद्दीन को दास के रूप में यहाँ पे लाया गया। और यही देखिए जो मुबारक हसन है ना, इसी मुबारक हसन से इस नसरुद्दीन खुसरो का इतना अधिक, सॉरी, इस मुबारक हसन से, ठीक है, जो यहाँ पे जो शासक है कुतुबुद्दीन का, इतना अधिक इंटरेक्शन हो गया, लगाव हो गया। दिख रहा है यहाँ पे खुसरो खां मुबारक शाह पर काफ़ी प्रभाव जमाया था यहाँ पे। इसको लेके देखिए बर्नी बोलता है कि वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच आता था। इतना मतलब बेकार शासक हुआ और आके इसको मतलब चूमता था, ठीक है, इस जो खुसरो खां को चूमता था। दोनों के बीच रिलेशन को लेके, ठीक है, एक अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा उसमें, ठीक है, इंजाम लगाया जाता है, ठीक है, समान लिंग को लेके। चलिए, उसने सुल्तान से अब देखिए क्या कर रहा है कि 40,000 अश्वरोही सैनिकों को यहाँ पे संगठित करने की अनुमति ले ली। अब यही चीज़ बेचारा समझ नहीं पा रहा है, योग्य पिता का अयोग्य पुत्र है कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है, और मुबारक शाह की यहाँ पे इसने हत्या कर दी। खुसरो के द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी। ये वही मुबारक शाह है जो खुसरो को बिल्कुल सर पे चढ़ा कर रखा हुआ था, आंखों पे बैठा कर रखा हुआ था। देखिए क्या किया, स्वयं सुल्तान बन गया यहाँ पे और नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि यहाँ पे इसने धारण कर लिया। अब यही है लास्ट शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कन्वर्टेड है, ध्यान रखिएगा, हिंदू था, मुस्लिम बना हुआ है। अपने नाम किसने खुतबे और, ठीक है, सिक्के भी चलवाया। बड़ा अच्छे तरीके से इतिहासकारों के द्वारा इसके बारे में बोला भी जाता है कि एक हिंदू होते हुए भले मुसलमान में कन्वर्जन लिया था, लेकिन शासन प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास किया, अपने दुश्मनों को सफाया भी करने का प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम धर्म में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करने का नहीं प्रयास किया। जो भी चीज़ था उसको माना, उपाधि लिया, पैगंबर का सेनापति के रूप में लिया। और निजामुद्दीन औलिया इसके यहाँ पे गुरु थे। बहुत सारा धन सूफी संतों को दिया, मगर इन्हें खानकाह वगैरह बनाने के लिए, मज़ार वगैरह बनाने के लिए, तो ये सब ये कर रहा था। खिलजी अमीरों की हत्या, ये बहुत इसका एक ड्रॉबैक माना जाता है और यही अंततः इसकी मृत्यु का कारण भी बनता है, क्योंकि इसको लगता था कि जो भी खिलजी है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया, कुतुबुद्दीन का हो गया, उसके जो भी नज़दीकी लोग हैं, अगर वो लोग हमारे प्रति निष्ठा अगर नहीं जमा पा रहे हैं तो हम उसकी हत्या करवा देंगे। बड़ी मात्रा में, ठीक है, खिलजी अमीरों की हत्या यहाँ पे करवाया, जिसने इसके प्रति, ठीक है, निष्ठा व्यक्त नहीं किया या फिर जिसको जिसको इसको यहाँ पे डाउट था। इसीलिए यहाँ पे देखिए गाजी मलिक एवं अमीर, ये गाजी मलिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि गाजी मलिक एवं अमीरों ने पूरी तरीके से इसके अत्याचारों का विरोध विद्रोह किया कि भाई ये तो गलत है। मामला वही है कि भाई ये तो कन्वर्टेड है, ठीक है, और इस तरीके से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को यहाँ पे मारने का कोशिश कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और यहीं पे दीपालपुर, वर्तमान में हरियाणा का, ठीक है, कह सकते हैं कि ये दीपालपुर का राज्यपाल हुआ करता था गाजी मलिक, और सीमा रक्षक के रूप में भी मौजूद था। गाजी मलिक, ठीक है, उस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जब मंगोल आक्रमण होता था तो बहुत अधिक माना गया कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा करने में इसकी भी बहुत अधिक भूमिका है, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी का भी एक सैनिक के रूप में मौजूद था, तो सीमा रक्षक के रूप में मौजूद था। यही था गाजी मलिक तुगलक, ठीक है, इसने शासन को, अर्थात खुसरो के शासन को स्वीकार नहीं किया, उसको शासक ही नहीं मानता था। ये समस्या बढ़ गई और ऊपर से अमीरों का भी इसको साथ मिल गया। अब देखिए क्या हो रहा है, उसने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया कि देखो भाई अपने लोगों के मार रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था। और 1320 तक आते आते देखिए गाजी मलिक और खुसरो शाह के बीच युद्ध हो गया। चूँकि खुसरो शासक है, अब उसके शासक को उसके शासक की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अमीरों को गाजी मलिक को सपोर्ट मिल रहा है, तो समस्या तो होगा ही होगा। बेचारा खुसरो मारा गया, गर्दन काट दिया गया इसका। और
गाजी मलिक अब यही है। माना जाता है कि देखो ये गाजी मलिक शासक नहीं बनना चाहता था दिल्ली सल्तनत का, बोलता था कि अगर कोई भी अलाउद्दीन खिलजी का वारिस है तो उसको शासक बनाया जाए। लेकिन दिल्ली के अमीरों ने, चूंकि अमीरों को फेवर में उसने काम किया था, इसीलिए दिल्ली के अमीरों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया। इसीलिए बोला भी जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि गाजी मलिक ही एक ऐसा शासक था जो पहली बार दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, जो सर्वसम्मति से बैठा। सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया क्योंकि इसने लोगों के फेवर में, खासकर अमीरों के फेवर में काम किया था। तो गाजी मलिक यही है, इसी का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए सबटाइटल आ गया, इसका सरनेम आ गया तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का ये सुल्तान बनेगा और फिर से यहाँ पे शुरू हो जाएगी दिल्ली में तुगलक वंश की, ठीक है, स्थापना हो जाएगी। अब तुगलक वंश में भी सबसे बड़ा जो देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी विस्तार नीति के लोग आगे बढ़ाएगा। और ख़ासकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण तक देखेंगे पूरा पूरा बहुत बड़े एरिया पे यहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाएगा इस तुगलक वंश के द्वारा, जो अपने आप में बिल्कुल पिक समय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है इतना लेक्चर आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।